नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट एसएसटी के पीवाईक्यू। तो पिछली क्लासेस आप देख लीजिए अगर आप पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं तो। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 61 स्टेटमेंट दिया है। दो दो स्टेटमेंट दिए हैं। उस बिहाफ पर आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। उस आधार पर आपको सही आंसर बताना है। एक बार पढ़िए इसको, एक बार पढ़ें सभी। सही आंसर बताना है आपको। समेटिव असेसमेंट monitors the learner's progress throughout the teaching learning process. योग्यात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है, जो योग्यात्मक आकलन होता है। बी, रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेडागोगी, एसएसटी की पेडागोगी से रिलेटेड ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 61। तो इसमें ध्यान रखेंगे समेटिव असेसमेंट मॉनिटर द लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? गलत है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये भी गलत है। अपोजिट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन आंसर हो जाएगा। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। अपोजिट कर दिए हैं इसलिए गलत है वो। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन से क्वेश्चन है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो पढ़ते हैं। पहला, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? आलोचनात्मक प्रश्न को बढ़ावा देने वाले, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले प्रश्नों को आइडेंटिफाई करना है आपको जिसमें आलोचना की गई हो। ठीक है, तो 62 देखते हैं क्या कह रहा है। तो वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो इसमें पूरा डिटेल में एनालिसिस हो जाएगा, यानी कि ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला प्रश्न है, डायरेक्ट नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग। बी, एग्जामाइन द स्टेटमेंट एज कंपेयर टू अमेजोन पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। अमेजोन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। तो इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। इंडिया और ब्राजील की जो भू आकृति है उसके बीच में अंतर बताना है आपको। तो ये तो डायरेक्ट सवाल है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग शामिल नहीं है। डी, डिस्क्राइब इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमालयाज, डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें सोचना नहीं है आप। व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? मुगल प्रशासन में जमींदार का क्या रोल था? तो ये इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता होता है। तो देखो भाई, ए और बी ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से संबंधित प्रश्न है, बाकी सब डायरेक्ट प्रश्न है। तो हमें वही बताना है, ऐसे प्रश्नों को आइडेंटिफाई करके बताना है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हो। तो वो ए और बी ये दो प्रश्न है। अब आंसर देख लीजिए ए और बी किस में है। तो इसमें है ए और बी, यानी कि आंसर दो हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। 63
सिलेक्ट द रीजन बिहाइंड द लो वेजेस पेड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, यानी कि खेती हर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। खेतों में जो कम मजदूरी दी जाती है उसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताने हैं। पहला, दे आर सेटिस्फाइड विथ वेजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो संतुष्ट हो, नहीं। कम मजदूरी मिले और कोई संतुष्ट हो जाए, नहीं। दे आर नॉट स्किल्ड, ये कुशल नहीं होते हैं। दे आर नॉट स्किल्ड, ये कुशल नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग कुशल नहीं है, बहुतों के पास स्किल भी है। तीसरा, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। एग्रीकल्चर में मजदूरों को जो कम वेज मिल रहे हैं, कम वेतन मिल रहा है, कम पेमेंट मिल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो वो है भाई कि वो इस दे डिपेंड ऑन लैंड ओनर्स फॉर अ रेगुलर वर्क, डेली वर्क के लिए वो लैंड ओनर पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए फिर बार्गेनिंग होती है, जो सस्ते में काम करेगा उसे रखेगा वो। समझ रहे हैं, काम वो ही करना है इनको, ये एक कारण है। अगला देखें, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, इनमें से ज्यादातर लोग आपका अपना खुद का लैंड नहीं होता है। ये भी सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन पूछा है कि सिलेक्ट द रीजन बिहाइंड द लो वेजेस पेड फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, तो इसमें से सब में से एक बेस्ट बताना है आपको, वो हो जाएगा रेगुलर वर्क के लिए लैंड ओनर्स पर निर्भरता रहती है मजदूरों की, इसलिए फिर वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, कम वेज मिलता है। ठीक है, 64 देखिए। सोशल साइंस करिकुलर एक्टिविटीज कैन बी मेड मोर एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स बाय, सोशल साइंस की जो करिकुलर एक्टिविटीज है वो और ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग बनाई जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग बनाई जा सकती है, यानी कि और अधिक आकर्षक बनाई जा सकती है। कैसे? तो ए, रिड्यूसिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन इन फेवर ऑफ लेक्चर, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से वो ज्यादा एंगेज हो जाएगी, क्या ज्यादा आकर्षक हो जाएगी? तो ऐसा तो नहीं है भाई। दूसरा, इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया। अगर सोशल साइंस से रिलेटेड कोई करिकुलर एक्टिविटीज है, कोई पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियां है, तो उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव आकर्षक बनाया जा सकता है। वो भी किसके वो किसका किस वजह से किसकी सहायता से बनाया जा सकता है? तो अगर हम टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल कर लें और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को शामिल कर लें। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम टेक्नोलॉजी को शामिल कर लें अपनी करिकुलर एक्टिविटीज में और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को शामिल कर लें, तो वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, और जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे, एंगेज्ड महसूस करेंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस की जो करिकुलर एक्टिविटीज है वो मोर एंगेजिंग हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें सोशल साइंस में ज्योग्राफी में हमें ये दिखाना है कि जो सूर्य है, अब पृथ्वी चक्कर लगाती है, ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे चक्कर लगा रहे हैं, पाथ क्या है उनका, तो वो हम अगर एनिमेशन फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में अगर दिखाते हैं, मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, तो ज्यादा स्टूडेंट्स को समझ आएगा, ज्यादा समझ आएगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। 64 का आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित को मैच करो और करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट और सारणीकरण चार्ट। ठीक है, और ये चार्ट किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। तो देखो भाई, नरेशन चार्ट। नरेशन चार्ट यानी कि विवरण चार्ट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए, ऐतिहासिक विकास के लिए नरेशन चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और रिलेशनशिप चार्ट यानी कि संबंध चार्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये आपका सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कार्य और कारण संबंधों को दर्शाता है ये रिलेशनशिप चार्ट। ठीक है, ऐसा हुआ, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया, प्रभाव आया, तो इसको दर्शाने के लिए हम जिस चार्ट का प्रयोग करेंगे वो रिलेशनशिप चार्ट हो जाएगा। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फ्लो चार्ट इस्तेमाल होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको दिखाया, स्टार्ट किया हमने, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आया, फिर थर्ड स्टेप आया। तो स्टेप बाय स्टेप को हमें शो करना है किसी प्रोसेस के बारे में। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि चाय बनाने की विधि क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिख के बताओ। तो चाय बनाने की विधि में आप क्या करोगे? बर्तन निकालोगे, है ना, चाय वाय इन सब का इंतजाम कर लोगे, दूध का, फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाओगे। गैस स्टार्ट करनी है आपको, भगो, और जो बर्तन है वो रखना है गैस पर, दूध डालना है उसमें, थोड़ा गर्म होने देना है, फिर चाय डालना है, चीनी डालना है, अदरक डालना है, फिर उसे खौलने देना है, फिर उतार लेना है, फिर कप में डाल देना है, उसको बन गई चाय। समझ गए? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, दर्शाने के लिए हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ये। ठीक है, अगला डी देखें हम, तो टेबुलेशन चार्ट। टेबुलेशन चार्ट, डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अगर टेबल की फॉर्म में कोई डेटा है तो उसको बोलते हैं टेबुलेशन चार्ट। इस प्रकार जो है प्रदर्शित करना उस चीज को। तो भाई देखो, ये मैंने मैच कर दिया है, आपका टेबुलेशन चार्ट आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आंसर आपका बन रहा है ये बन रहा है आंसर, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला 66, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंप्लाइज, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंप्लाइज, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमें यह दर्शाती है कि क्या? 66, अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका जो है विधायिका के दबाव में काम कर सकती है, गलत बात। अगर न्यायपालिका विधायिका के अंडर में ही काम कर रही है तो फिर हम उसे स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों बोलेंगे? जबकि हमें बताना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऐसा हमें कैसे दिखाई दे रहा है? तो इससे तो हमें ये लगता है कि न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है, स्वतंत्र नहीं है। पहला नहीं होगा। दूसरा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेचर है जिसका काम होता है कानून बनाना, लॉ फॉर्मेशन, कानून बनाना, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इसका काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, और तीसरी है न्यायपालिका, लोगों को न्याय देने का काम करती है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों इसके काम में कोई दखल नहीं देती हैं। तो ये चीज हमें दिखाती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर न तो विधायिका दबाव बनाती है और न कार्यपालिका। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही दूसरा ऑप्शन ये हमें दिखाता है
कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, क्लियर। और ये जो इंडिया में न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, ये कॉन्सेप्ट हमने भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया है। ये कॉन्सेप्ट हमने भारतीय संविधान में कहां से लिया है दोस्त? अमेरिका से लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे 67, Which one of the following statement is correct regarding the nature of social science? सोशल साइंस की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 67 क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सोशल साइंस इज अ डायनामिक सब्जेक्ट दैट जनरेट डिबेट एंड डिस्कशन। सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। डायनेमिक सब्जेक्ट है, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो इस पर डिबेट अच्छे से होती है। ठीक, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन देख ले हम। इन सोशल साइंस ओनली इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशन आर कंसिडर्ड एंड नॉट द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्यों पर, न कि व्यक्तिगत कार्यों पर। ये क्या खुल गया भाई, एक सेकंड रुको। ठीक है, न कि व्यक्तिगत कार्यों पर। अच्छा 67 चल रहा था, एक सेकंड। तो पहला हमने देख लिया, डायनामिक होता है सब्जेक्ट, डिबेट हो सकती है। सोशल साइंस में इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशन को कंसीडर किया जाता है, ना कि उसके काम को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है ये गलत हो जाएगा। सोशल साइंस इज प्राइमरली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विथ अ फोकस ऑन डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंट। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। क्या ये सही बात है भाई दोस्त, बताओ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वेरी नैरो एंड हेंस इट इज फिट टू टीच इट ओनली एट द प्राइमरी लेवल। क्या सोशल साइंस का स्कोप, दायरा आपको लिमिटेड लगता है, नैरो लगता है, छोटा लगता है? ना भैया, बहुत बड़ा दायरा है इसका। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये ए और सी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आगे आगे देखिए 68 क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। 60% weightage is given by the teacher to open-ended question in a social science question paper. Which skill does the teacher want to test among students through this strategy? देखो भाई, सोशल साइंस का जो पेपर होता है उसमें खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन को दिया जाता है। तो टीचर ऐसे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में शामिल करके स्टूडेंट की कौन सी स्किल, कौन सी कौशल को टेस्ट करना चाहता है वो। क्वेश्चन नंबर 68, क्या वो राइटिंग स्किल को चेक करता है? गलत। इंटरपर्सनल स्किल नहीं। लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल को चेक करता है? जी हाँ, बिल्कुल। और एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल को भी चेंज करता है, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है उसके द्वारा। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई क्लोज एंड नहीं है कि एक ही एंड हो, एंड अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो सी और डी तीसरा आंसर हो जाएगा 68 का थर्ड आंसर। ठीक है, देखो क्लोज एंडेड का मतलब है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आगरा का ताजमहल कहां पर है, आंसर पता है सबको, क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड, आप आगरा ताजमहल घूमने गए तो आपने क्या क्या महसूस किया, ओपन एंडेड है। समझ रहे? तो इसमें वो प्रेजेंट करेगा अपनी स्किल को, समझ रहे?
तो ये ध्यान रखना, क्रिएटिविटी पे सामने दिखाएगा। 69 क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज कंसिडर्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एज पार्ट ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर? निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया? 69 देख लेते हैं। कन्फर्म विद द वैल्यूज एंशियंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एग्जामिनेशन शुड इन्वॉल्व मेनली समेटिव असेसमेंट, गलत बात है। डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ लर्नर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास हो, बिल्कुल सही बात है ये। एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड विद इन द स्कूल प्रेमाइसिस, परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो भाई देखो, सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिनियम अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो 69 में आपको ध्यान रखना है, एक तो पहला सही है और सी सही है, फिजिकल एबिलिटीज का डेवलपमेंट हो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज हैं उनका। तो ए और सी सही है, यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। ए एंड बी चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, स्टेटमेंट ए और बी दिए हैं और सही आंसर का चुनाव करना है आपको। पढ़ते हैं स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। और दूसरा, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया भाई। तो देखो भाई, दोनों ही सही है। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन जो चुनौतियां हैं, कंटेम्पररी चैलेंजेस, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार चैलेंज है और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच जो विवाद होता है, वो भी सही है। और सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है उसके अंदर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, विद इन अ सोशल साइंस क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच could be used to engage student to study problems of democracy, ठीक है, याद रखना है आपको। क्लियर है यहां तक? एक बार बताइए, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।